शिखा ने कमरे में घुसते ही दरवाज़ा बंद कर लिया और धम से पलंग पर बैठ गई। नया नया घर, नई नई दुल्हन, सब कुछ उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। 25 वर्ष की उम्र में इतना सब कुछ देखा था कि बस ऐसा लगता था कि जीवन खत्म हो जाए। अब बहुत हो चुका। आज 1 महीना हो गया उसकी शादी को। हर पल बेचैनी और घबराहट उसे घेरे रहती। रोज़ माँ का फ़ोन आता है। हमेशा एक ही बात पूछती है, कैसे लोग हैं, शेखर कैसा है, उसके माता पिता का व्यवहार ठीक है। चल बढ़िया, वैसे भी पढ़े लिखे लोग हैं। माँ बार बार उसे कुरेदती रहती है और उसका जवाब हमेशा एक जैसा ही होता है, हाँ मम्मी सब अच्छे हैं। वैसे भी यह उत्तर उसके जीवन की नियति बन गया था। चाहे कोई कुछ भी पूछता, उसकी ज़बान से सिर्फ इससे अलावा कुछ भी नहीं निकल सकता था, चाहे कोई उसे मार ही क्यों न डाले। पहले ही उसने माँ बाप को कितने दुख दिए हैं। पुराने ख्यालों से जुड़े माँ बाप के लिए यह कितना दुखद अनुभव था कि मात्र 25 साल की उम्र में उन्हें उसकी दूसरी शादी करनी पड़ी। 3 साल पहले उसका जीवन कितना खूबसूरत था, पंछी की तरह स्वच्छंद, खिली खिली, पढ़ाई लिखाई करती, खेलती कूदती, एक अबोध युवती। माँ बाप भले ही बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, अधिक सुख सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन घर का माहौल कुल मिलाकर बहुत अच्छा था। वैसे घर में था भी कौन, अम्मा बाबूजी, वह खुद और छोटा भाई नवीन, जो अभी हाल में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके निपटा था। दोनों भाई बहनों के बीच गहरी समझ थी। घर पर माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक बार बातों बातों में बहू की बात चलने लगी, पर फिर सभी को लगा कि पहले लड़की के हाथ पीले हो जाएं, फिर नवीन के बारे में सोच सकते हैं। स्वयं नवीन भी यही सोचता था। शिखा परिवार के इस आकस्मिक निर्णय से हैरान रह गई। अभी से शादी, अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, पूरे 22 साल की भी नहीं हुई। उसने बहुत विरोध किया। लाड प्यार में पली शिखा का विरोध सफल भी हो जाता, पर तभी एक घटना घट गई। पड़ोस के त्रिभुवन जी के लड़के की शादी में शैलेश व उसके परिवार वाले आए। 2-4 दिन साथ रहे। त्रिभुवन जी से इनके संबंध बहुत अच्छे थे। उनकी लड़की विभा शिखा की अच्छी सहेली थी। घर आना जाना था। शिखा के परिवार वालों ने भी कामकाज में हाथ बटाया। इस दौरान सभी लोग न केवल एक दूसरे के संपर्क में आए, वरन प्रभावित भी हुए। शैलेश का परिवार जल्दी ही विदा तो हुआ, पर थोड़े ही दिन बाद उनका प्रस्ताव भी आ गया। प्रस्ताव था शैलेश व शिखा की शादी का। शिखा के पिताजी शादी की सोच तो रहे थे। पहले तो यही सोचा कि अभी से शादी करके क्या करेंगे, अभी उम्र ही क्या है, पर अंततः रिश्तेदारों से बातचीत की तो उनकी सोच बदल गई। सभी ने एक ही बात कही, भाई शादी तो करनी ही है, ऐसे कम उम्र तो है नहीं, 22 की होने वाली है। लड़की की शादी समय से हो जाए वही अच्छा है, फिर 2-3 साल बाद परेशानी शुरू हो जाएगी, तब फिर दुनिया भर में भागते फिरो, और 2-4 साल और निकल गए तो लड़की को कुंठाएं घेर लेंगी और माँ बाप की नींद हराम होगी, सो अलग। फिर इससे अच्छा परिवार उन्हें भला कहाँ मिलेगा। लड़का सुंदर है, अच्छा कमाता है, पिताजी अच्छे खासे पद पर थे, अभी काफ़ी नौकरी बाकी थी। कोई लड़की नहीं, बस एक छोटा भाई जरूर था। सीमित परिवार, इससे अच्छा विकल्प मिलना बहुत मुश्किल था। और फिर शिखा का भी इतना सशक्त विरोध नहीं रहा। वह बिल्कुल ही घरेलू लड़की थी, पढ़ने में औसत थी ही, और जीवन के बारे में कोई बड़ी भारी योजनाएं भी नहीं थी। कुल मिलाकर चटमंगनी और पट ब्याह सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो गया। हंसती खिलखिलाती शिखा विदा हुई और शैलेश के घर पहुंच गई। शुरू शुरू में सब अच्छा रहा, पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। घर वालों की असलियत धीरे धीरे सामने आ गई। अपने पढ़े लिखे व कमाऊ लड़के के लिए साधारण सा दहेज पाकर वे सब जरा भी संतुष्ट नहीं हुए। रिश्तेदारों की व्याख्या ने आग में घी का काम किया। फिर क्या था, हर बात में कमी, हर बात पर शिकवा शिकायत। सारी बातें इतना गंभीर रूप नहीं लेती, लेकिन शैलेश भी अपने माता पिता के सुर में सुर मिलाकर बोलने लगा। शिखा सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, पर उसकी मानसिकता घरेलू लड़की की थी। जब शैलेश अपने साथ काम कर रही लड़कियों से शिखा की तुलना करता तो उसे कुंठा घेर लेती। उसे लगता कि उसके लिए तो एक प्रोफेशनल लड़की ही ज़्यादा अच्छी रहती। बस फिर क्या था, शिखा का जीवन बिल्कुल ही नरक हो गया। जहाँ तक उसके बस में रहा उसने सहा भी, पर जब पानी सिर से गुजरने लगा तो उसे मजबूरन घर वालों को बताना पड़ा। घर वाले उसकी बातें सुनकर सने रह गए।
उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने बहुत हाथ पांव जोड़े, मुनहार मन्नतें की, पर कोई परिणाम नहीं निकला। और फिर धीरे धीरे यह भी नौबत आ गई कि छोटी मोटी बातों पर शैलेश उसके साथ मारपीट करने लगा। सारे घर वाले मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे। शिखा को लगा कि अब कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए वह घर छोड़कर वापस मायके आ गई। माँ बाप ने उसे इस हालत में देखा तो उन्हें बहुत धक्का लगा। नवीन तो गुस्से के मारे पागल हो गया। पिताजी ने ताऊ जी को बुलवाया। सलाह मशवरा चल ही रहा था कि एक दिन शिखा के नाम तलाक का नोटिस आ पहुंचा। घर के आंगन में तो सन्नाटा पसर गया। खुद के साथ यह घटित होते देख वह बिल्कुल टूट ही गए। वे ताऊ जी को लेकर शैलेश के घर भी गए, पर कोई परिणाम नहीं निकला। इसी तरह दिन गुजरने लगे। माँ बाप की हालत देखकर शिखा का कलेजा मुंह को आ जाता था। उसे लगता था कि वह ही इस हालत के लिए जिम्मेदार है। एक गहरा अपराध बोध उसे अंदर तक हिला देता था। वह मन ही मन घुटने लगी। उधर अम्मा बाबूजी भी, नवीन भी उसकी हालत देखकर दुखी थे, पर उन्हें भी कुछ नहीं सूझता था। उन्होंने उससे आगे पढ़ने के लिए जबरदस्ती फॉर्म भरवा दिया। उधर मुकदमा चलने लगा और फिर एक दिन तलाक भी हो गया। शिखा ने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया। इंसान के जीवन में जब तकलीफ़ें आती हैं तो उसे लगता है कि वह उन्हें कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, पर वह स्वयं नहीं जानता कि उसके मन में सहने की कितनी असीम शक्ति मौजूद है। वह धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करने लगी। इसी तरह काफ़ी समय निकल गया। नवीन की शादी की बात चलने लगी। लोग बातचीत करने आते, पर शिखा का सवाल प्रश्न चिन्ह की तरह सबके सामने खड़ा हो जाता था। शिखा को बस लगता कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। नवीन को भी उसकी बहुत चिंता थी। उसने अम्मा बाबूजी पर जोर डाला कि वे दीदी का पुनर्विवाह के लिए राजी करें। शिखा इस बात को सुनकर बहुत भड़की, चिल्लाई। उसने 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया। पर फिर जब अम्मा उसके कमरे में आकर रोने लगी तो उसे लगा बस अब वह उन लोगों की इच्छाएं पूरी करके ही उन्हें तार सकती है। उसने खुद को नदी में बहती हुई लकड़ी की तरह छोड़ दिया, जिसे धारा बहाती ले चली जा रही थी। बस जल्दी ही शादी हो गई। ना कोई उमंग उल्लास, ना कोई धूम धड़ाका। बहुत ही सीधे ढंग से उसने वरमाला के समय में ही दूल्हे को पहली बार देखा, पर कोई एहसास उसके मन में नहीं जागा। बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं थे, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पल पल वह रस्में दोहराई जा रही थी। हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। छोटी व सूखी लकड़ियाँ चटक चटक कर जल रही थी। कैसी किस्मत है उसकी, यही सब दोबारा दोहराना पड़ रहा था। 7 फेरे, पहले और किसी के साथ वचन, अब किसी और के साथ। पहले भी तो पवित्र अग्नि के सामने मंत्र उच्चारित किए गए थे, किसी ने मना नहीं किया था। क्यों नहीं निभा पाए इस वचन को? ऐसा क्यों हो जाता है? पंडित जी ने सिक्के में सिंदूर भरकर नीलेश को पकड़ा दिए। उसने मुस्कुराते हुए शिखा की मांग में सिंदूर भर दिया। उसकी सूनी मांग एक बार फिर सिंदूर से चमकने लगी। सिक्के का सिर पर स्पर्श होते ही उसे अजीब सा लगा। क्यों दोहराया जा रहा है उसके साथ ये सब? और फिर वह विदा होकर पति के घर आ गई, ठीक वैसे ही जैसे कभी अम्मा बाबूजी का साथ छोड़कर शैलेश के साथ चल दी थी। तब भी यही सब दोहराया गया था, और यही पति परमेश्वर है। यह घर ही सब कुछ है। अब यही तुम्हारे माता पिता है। तुम्हें मोक्ष तभी मिल पाएगा जब तुम्हारी अंतिम यात्रा पति के कंधों पर जाएगी। पर शैलेश ने तो जीते जी ही उसे मोक्ष दिला दिया था, जीते जी ही उसकी अंतिम यात्रा संपन्न करा दी। और अब यहाँ नए घर में अब फिर वही पति के कंधों पर चढ़कर मोक्ष की कामना करेगी। तभी दरवाजे की आहट से वह चौंक गई। आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने दरवाज़ा खोला। सामने नीलेश मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, क्यों अंधेरा कर रखा है? वह क्या कहती, बस चुप ही रही। नीलेश ने शिखा को सोफे पर बिठाया और खुद भी सामने सोफे पर बैठ गया। तुम परेशान हो? वह फिर भी कुछ नहीं बोली, बस आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। शिखा, पता नहीं तुम क्यों अपराध बोध से ग्रसित रहती हो। इतनी बड़ी दुनिया है, तरह तरह के लोग हैं, सबकी मानसिकता अलग अलग है। यदि अम्मा बाबूजी ने तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जिसके मापदंडों पर तुम खरी नहीं उतर सकी, तो क्या तुम अपने आप को खत्म कर लोगी? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हारी भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझा, एक ऐसे व्यक्ति के दिए कटु अनुभव को तुम क्यों जिंदगी भर संजो कर रखना चाहती हो? वह एक क्षण को रुका
और शिखा के आंसू पोंछते हुए बोला, जीवन में हम दिन रात देखते हैं, इतनी विसंगतियों से भरा है यह जीवन। हर पल कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ घटता ही रहता है। ऐसे में व्यक्ति क्या करे? क्या वह किसी दूसरे के द्वारा की गई गलत हरकत से अपने अस्तित्व को मिटा डाले? कोई दूसरा अगर बुरा निकल जाए तो क्या तुम अपने सारे जीवन को अभिशप्त कर लोगी? वह रोने लगी। नहीं, पर मुझे लगता है कि आपके साथ कहीं नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई है। मैं आपके लायक। तुम भी बस। नीलेश बीच में ही बोला, अगर तुम्हारे साथ पहले कुछ घट गया हो जिसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो तो क्या तुम्हारे व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया? शिखा, अगर तुम्हारे जैसा मैं भी सोचता तो शायद हमारी शादी अभी तक नहीं होती, क्योंकि जो धोखा तुमने अपनी पहली शादी में खाया है वैसा ही धोखा मैंने भी अपनी पहली शादी में खाया है। फ़र्क बस इतना है कि तुम अपने पति द्वारा प्रताड़ित हुई हो और मैं अपनी पत्नी द्वारा मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हुआ हूँ। झूठे केस मुकदमे में फंसा हूँ, जो सब वक्त के साथ मैं खुद को सही साबित करके उनसे निकल गया। मेरी भी हिम्मत नहीं थी दोबारा शादी करने की, लेकिन फिर मैंने खुद को बहुत समझाया कि ज़रूरी नहीं, अगर एक बार ज़िंदगी में धोखा हो गया तो बार बार ज़िंदगी में धोखा ही होगा। और बहुत सोच समझकर मैंने तुम्हारे साथ शादी करने का फैसला लिया, क्योंकि तुमने भी वही दुख झेला है जो मैंने झेला है और हम दोनों एक दूसरे के दुख को अच्छे से समझ सकते हैं, जिसकी वजह से शायद हम एक दूसरे के साथ उस तरह से निभा सके जैसे हमें एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। शिखा, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, तुम्हारी सहजता, सौम्यता सभी कुछ अच्छी है। अगर हमारे बाहरी जीवन में कुछ गलत हो गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम गलत हो गए। और सही बात है, मैंने तुमसे शादी कोई सहानुभूति की वजह से नहीं की, बस हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, यही पर्याप्त है। पर अब आज से नया जीवन जीने का संकल्प लो। बीते हुए कल की छाया कहीं से अपने जीवन पर मत पड़ने दो। अब तुम्हें मेरे साथ जीना है, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। शिखा क्या कहती? उसे लग रहा था कि उसके जीवन पर छाई कुहासे की परत धीरे धीरे हटती जा रही है। वह नीलेश से लिपट गई और उसके सीने में मुंह छुपा लिया। उसके आंसू निकलकर नीलेश के सीने पर गिर रहे थे। उसे लगा कि उसकी पुरानी जिंदगी की कड़वाहट आंसुओं से धुलती जा रही है। अब शिखा खुश थी, बहुत खुश।